एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पीछे पार्ट में हमने देखा था हमारे वांगशन की शादी, पर वांग जी को विंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए शादी होते ही वो वहाँ से निकल रहा था। पर उसके फादर ने उसे कहा कि वो जा ही रहा है तो सिंह-चैन को उसके घर छोड़ दे, इशारों में कहा था, जिस वजह से हमारे विंग को लगा कि उसने मतलब कि लैन चिंगेंजू ने उसे कहा है वांग जी के साथ जाने के लिए, इसलिए वो वांग जी के पीछे-पीछे जा रहा था। वहीं वांग जी ने नोटिस भी नहीं किया कि उसके पीछे कौन है, इसीलिए वो हमारे विंग का हाथ पकड़ लेता है। उसे लग रहा था कि शिंग-चैन है, इसीलिए उसने हमारे विंग का हाथ पकड़ा था, पर जैसे ही उसे बाद में एहसास हुआ, वो पीछे मुड़ के देखता है और वो जल्दी से विंग का हाथ छोड़ते हुए कहता है, "तुम?" ये बोलकर वो अपने फादर की तरफ देखता है। तभी हमारा सीचन का बात को संभालते हुए कहते हैं, वांग जी तुम जा ही रहे हो तो उसे भी हॉस्पिटल ले जाना। ये सुनकर वांग जी फर्स्ट्रेट हो गया था और वो विंग को वहीं छोड़कर जाने लग गया था। वहीं विंग पहले पीछे देखता है और फिर अपना बोरिया बिस्तर या बोल तो जितने भी सामान उसने पकड़े हुए थे वो उसे जल्दी से पकड़कर वांग जी के पीछे पीछे भागने लग गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा तेजी से भाग रहा था, मतलब कि चल रहा था। विंग उसके पास आता है, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, वांग जी। ये सुनकर वांग जी पीछे मुड़ता है। वहाँ पर शुयांग और शाओ शिनचैन खड़े हुए थे। वांग जी को शुयांग कहता है, वांग जी मेरा कार खराब हो चुका है, इसीलिए क्या तुम मुझे और शिनचैन को घर ड्रॉप कर सकते हो? ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर वो शुयांग की मतलब शाओ शिनचैन की तरफ देखता है और वो इशारों में ही हमारे शाओ शिनचैन को अपने सामने वाले सीट में बैठने का इशारा करता है। हमारा शाओ शिनचैन उसके पास जा ही रहा था कि विंग को लगा कि वांग जी ने उसके लिए गेट खोला है, इसीलिए वो सामने वाले सीट पे जाके बैठ गया था। वहीं वांग जी खोलने मतलब गेट खोलने के बाद तो अपने दूसरी तरफ चला गया था, तो उसे पता नहीं चलता। वहीं शाओ शिनचैन जब देखता है कि विंग वहाँ पर बैठ गया, तो वो थोड़ा सैड फील करने लग गया और वो सैड होते हुए ही पीछे जाके बैठ गया था, वो भी शुयांग के साथ। वहीं वांग जी जब अपने बगल में देखता है कि कौन बैठा है, वो शॉक में हो गया था और वो पीछे मुड़ के देखता है शाओ शिनचैन की तरफ। शाओ शिनचैन उदास था, जिस वजह से हमारे वांग जी को विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि विंग ये कैसे बैठ सकता है यहाँ, यहाँ सिर्फ शाओ शिनचैन की जगह है। ये सोचते हुए वो विंग को देखता है, पर गुस्से में अपने आप को मतलब अपना गुस्सा वो शांत करता है और फिर वो सीधा शाओ शिनचैन को उसके घर छोड़ता है। उसे अभी इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो कहीं जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो सीधा घर की तरफ निकल गया था। वहीं पूरी लैन फैमिली भी अपने अपने कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल चुकी थी। अब हमें सीन शिफ्ट करके लैन मैंशन का सीन दिखाया जाता है। सारे लैन मैंशन के मेंबर हॉल में खड़े हुए थे और कुछ लोग बैठे हुए थे। लैनी और जेंग जेंग तो बार बार फ्रस्ट्रेट होकर मैडम यू को कॉल किए जा रहे थे, पर मैडम यू का कॉल उठ ही नहीं रहा था, क्योंकि मैडम यू ने तो अपना फ़ोन को एक कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था, तो वो कहाँ से उठाएगी। इसी कारण हमारी लैनी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी। तभी उनका नज़र सामने की तरफ जाता है। सामने गेट से वांग जी विंग का हाथ पकड़कर मतलब कि उसे खींचते हुए अंदर लेके जाता है और इतना ज़्यादा वांग जी फ्रस्ट्रेट था कि वो विंग को सीधा अंदर खींचते हुए लेकर आकर सीधा छोड़ देता है, जिस वजह से विंग ज़मीन में जा गिरता है और उसके नोज़ से ब्लीडिंग होने लग गई थी। विंग पहले से ही बहुत सारा ब्लड मतलब लॉस कर चुका है अपने हाथों को चोट के कारण, और अचानक से वांग जी का ऐसा पुश करने से विंग सहन नहीं कर पाया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। वहीं वांग जी जब विंग को देखता है कि वो कैसे बेहोश हो गया, वो जल्दी से उसके पास जाकर उसके गालों को टैप करते हुए कहता है, हे उठो, अपनी आंखें खोलो। पर उठ ही नहीं रहा था हमारा विंग। तभी शीचैन उसके पास आते हुए वांग जी से कहते हैं, वांग जी हमारे हॉस्पिटल के इमरजेंसी टीम को बुलाओ। तभी वांग जी अपना सर हिलाकर उस टीम को बुला भी लेता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, वो टीम आ चुकी थी और उसने विंग को चेक भी कर लिया था। वो विंग के हाथों को और अच्छे से उसके नोज को बैंडेज करते हैं। फिर वो डॉक्टर हमारे विंग का इलाज करने के बाद सीचैन को सारी बातें बता देते हैं कि कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, मतलब कि इसका ख्याल रखना है। तो सीचैन अपना सर हिलाते हैं। वहीं लैन किरन वो पूरे टाइम तक फर्स्ट्रेट ही रहे थे और वो बस इधर से उधर वॉक किए जा रहे थे। वहीं जो और दूसरे लोग थे जैसे कि हमारे शुयांग और लैन चिंगेंजुल,
वो बस इन लोगों की हरकत को देख रहे थे चुपचाप खड़े होकर। तभी हमारा सीचैन विंग के रूम से डॉक्टर के साथ बाहर आता है। वांग जी पूछता है कि क्या वो ठीक है? ये सुनकर सीचैन कहता है घबराने की कोई बात नहीं है। ये सुन लैनी फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है वो फ़ोन नहीं पिक कर रही है। तभी चैंग कहता है हाँ, मैं भूल गया था, उसने मुझे कुछ एनवलप दिए थे। ये सुनकर हमारी लैनी कहती है क्या वो मेडिकल हिस्ट्री है? ये सुनकर हमारा लैन कुरैन उस एनवलप को निकालता है और चेक करता है। उसमें विंग का मेडिकल हिस्ट्री लिखा हुआ था। लैन कुरैन उस मेडिकल हिस्ट्री को पढ़ते हुए कहते हैं 4 स्टेज का लुकेमिया, मतलब कि उसे कैंसर है, और इसमें शॉर्ट नोट भी है। ये सुनकर हमारा चैंग उस नोट को निकालता है और वो लाउडली रीड करने लग गया था। उसमें लिखा हुआ था कि मेरा सबसे बड़ा विश था कि मैं अपने बेटे की शादी देखूं, और आज मेरा ये विश पूरा हो गया। और आज मैं अपने गॉड से जो वादा किया था, मैं उसके कहे अनुसार ही मैं अपने छोटे बेटे के साथ कहीं जा रही हूँ, जहाँ पर मैंने गॉड से प्रॉमिस किया था कि अगर मेरे बड़े बेटे की शादी अगर हो जाए अच्छे फैमिली में, तो मैं वहाँ दर्शन के लिए पक्का जाऊँगी। आप लोग मुझे प्लीज़ मत ढूँढना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगी। प्लीज़ मेरे बेटे को सेफ रहना। मैं आप लोगों पे ट्रस्ट करती हूँ, आप लोग कभी भी उसे हार्म नहीं करोगे। बस उसे फूड और साथ ही मेडिसिन टाइम टू टाइम चाहिए रहेगा। प्लीज़ उसके साथ-साथ आप उसे कुछ केयर और साथ में लव भी दे दीजिएगा। अगर उसे कुछ हो गया इन बीच में तो प्लीज़ उसका अच्छे से ग्रेव भी बनवा दीजिएगा। उसका अच्छे से अंतिम संस्कार भी कर दीजिएगा। मैडम यू, ये सुनकर या बोले तो ये पढ़कर हमारा चैंग और लैनी तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। वहीं लैन कुरैन को कोई वर्ड ही नहीं मिल रहा था कि वो बोले क्या। वहीं चिंगेन जुन कहते हैं इसका मतलब है उनके आने तक ये लड़का हमारे साथ ही रहेगा। ये सुनने के बाद हमारा वांग जी अपनी मदर और चैंग को देखते हुए कहता है ये दोनों ही हमारे लिए आइडिया लेके आए थे ना, अब ये दोनों ही कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। ये बोलकर सारे लोग चैंग और लैनी की तरफ देखने लगे थे। वहीं लैनी कहती है मैं जल्दी ही इसका कुछ आइडिया ढूंढने की कोशिश करूंगी। ये बोलकर वो अपने सीट से उठकर वहां से जाने ही वाली थी कि उसका पैर किसी चीज से अड़ा और वो वहां से गिरने वाली थी, पर हमारे चैंग ने उसे पकड़ लिया था। और हमारी लैनी नीचे देखती है, नीचे विंग का बैग रखा हुआ था, जिसे देखकर लैनी फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है इस अगली बॉय। ये बोलकर वो विंग के बैग को किक मारती है और फिर वो चैंग के हाथ को पकड़कर वहां से निकल पड़ी थी। वहीं शुयांग उन दोनों का फॉलो करता है। तभी शुयांग कहता है आंट प्लीज आप इतना जल्दी किसी सोल्यूशन में मत निकल जाइएगा। वैसे भी मॉन्क ने तो कहा है ना कि वो 6 मंथ के अंदर ही मर जाएगा, तो आप ज़्यादा कुछ सोचिए मत। वैसे भी उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत ज़्यादा वीक है, और आप देख भी सकते हो कि उसे देखकर नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव कर भी पाएगा। ये सुनकर लैनी कहती तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि वो यहीं पर रहेगा? ये सुनकर हमारा शुयांग कहता है और इसके अलावा और आप कर भी क्या सकते हो? तभी चैंग कहता है मुझे तो लगता है कि उस औरत ने अपने इस बीमार से बेटे को हमारे मत्थे मर दिया है। उन्हें कितना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा होगा ना इसके इलाज के लिए। मुझे लगता है कि इसी कारण उसने हमारे सर पे इसे मर दिया है और हम ही इसका पूरा इलाज उठाएंगे, इलाज का खर्चा उठाएंगे। और आपको लगता है कि इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को वो छोड़ देगी? मुझे नहीं लगता कि वो कभी वापस आएगी। ये सुनकर शुयांग भी अपना सर हिलाता है। तभी लैनी मैडम यू को कर्ज करता है। तभी चैंग कहता है वैसे भी अब हम क्या कर सकते हैं, उसे यहाँ रहने ही देते हैं। ये सुनकर लैनी भी अपना सर हिलाती है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है। वो देखता है कि ये कोई अलग जगह है। वो धीरे से अपने हाथ की तरफ देखता है। उसे अपने नोज में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसे रिमेम्बर होता है उसकी शादी हो चुकी है। पर क्या ये सच में शादी है? ऐसी शादी भी कोई होती है जिसमें अल्फा उससे प्यार ही नहीं करता है? अल्फा क्या उसकी पूरी फैमिली ही किस नज़रों से विंग को देख रही थी? विंग उनकी नज़रों को फील कर पा रहा था कि उसके नज़रों में कुछ भी अच्छा नहीं है विंग के लिए। विंग अपने सर को ना में शेक करता है और फिर वो अपने बेड से खड़ा होता है और वो खड़ा होकर सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया था, वो भी वॉल के सपोर्ट से। विंग को चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। विंग वॉशरूम में जाकर अपने आप को मिरर में देखता है, क्योंकि लग्जरियस वाले वॉशरूम में कोई ना कोई मिरर तो होता ही है।
विंग अपने आप को देखता है। उसके नोज़ में एक छोटा-सा बैंडेज लगा हुआ था। विंग उसे रिमूव करता है। वो देखता है कि उसके नोज़ में हल्का-सा कट लग गया है। विंग अपने फेस को अपने एक हाथ से वॉश करता है क्योंकि उसके दूसरे हाथ में तो चोट लगी हुई है ना। विंग जैसे-जैसे अपने फेस को वॉश कर रहा था, उसके फेस का वो मेकअप भी उतरते जा रहा था। विंग अपने क्लॉथ को देखता है जो स्टिकी हो गया था, वो भी ब्लड की दाग से। विंग उस शर्ट को हटाता है क्योंकि वो शर्ट वाइट कलर का था, तो उसमें वो दाग पूरी तरह से विज़िबल हो रहा था। विंग उस शर्ट को हटाता है और फिर वो उस शर्ट को अपने एक हाथ से धोने लग गया था क्योंकि वो इसका नया शर्ट है और ब्लड के दाग से ये पूरा कपड़ा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए विंग उस मतलब दाग को जल्दी से जल्दी हटाना चाहता था, इसीलिए वो उसे वॉश कर रहा था। कुछ टाइम बाद वो उस वॉशरूम से बाहर आता है। वो उस कपड़े को एक चेयर पे सुखा देता है और फिर उसकी नज़र गेट की तरफ जाती है। उसके आँखों में था कि कोई उसे चेक करने नहीं आएगा, कोई उसे देखने नहीं आएगा, पर उसे दिखता है कि कोई भी नहीं आ रहा, तो वो हल्का-सा अपसेट हो गया था। तभी वहाँ पर एक मेड आती है। उसके हाथों में एक फूड का ट्रे था और साथ में कुछ ड्रिंक भी था। वो मेड कहती है कि आप अपना खाना खा लीजिए। ये सुनकर विंग कहता है, सब लोग कहाँ हैं और लानवांग जी? ये सुनकर वो मेड पहले गेट की तरफ देखती है और फिर वो कंफर्म कर लेती है कि कोई भी नहीं है, इसीलिए वो विंग को कहने लगी कि बहुत ज़्यादा ही डिस्कस होने के बाद सारे लोग अपने-अपने काम के लिए निकल गए थे। वहीं विंग कहता है, आप मुझे बता सकती हो क्या? मैं सिर्फ़ लानवांग जी के बारे में जानता हूँ और किसी के बारे में नहीं। सबका रिलेशन क्या है और नाम क्या है? ये सुनकर मेड कहती है, मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊँगी, बट मेरा नाम म्याम्या है और तुम्हारा नाम? और तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर विंग कहता है, मेरा नाम विवो-शान है। प्लीज़ मुझे बताइए ना सबके बारे में। ये सुनकर म्याम्या कहती है, पहले तुम स्टार्ट करो खाना, मैं सब कुछ बताती हूँ। मैं हर एक फैमिली मेंबर के बारे में बताऊँगी। वो लंबा सा बियर्ड वाला इंसान था ना, जिसके एक ग्रे हेयर थे। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। विंग खाना खा रहा था और वो सब कुछ बातें सुन रहा था। मैं बहुत ज़्यादा ही बातें करने वाली और साथ में गॉसिप करने वाली है। वो बताती है कि वो लैन कुरैन है। वो फेमस डॉक्टर है, कैंसर डॉक्टर, और वो लैन वांगजी के ग्रैंडफ़ादर हैं। मास्टर लैन के मतलब कि लैन मास्टर कुरैन के 2 अल्फ़ा बेटे हैं, लैन चिंगहेंजुन और लैन सीचेन। लैन चिंगहेंजुन लानवांगजी के फादर हैं, जो ओल्ड तो हैं पर उनके दाढ़ी नहीं है, और जो यंग मैन अपने आँखों में ग्लासेस लगाता है वो लैन सीचेन है। ये सुनकर विंग कहता है, जो एक डॉक्टर है? ये सुनकर मम्मा कहती, हाँ, और पर्पल रोब में जो एक लड़का था ना, वो उनका ओमेगा है। तुम हमेशा उसे पर्पल रोब में ही देखोगे। ये सुनकर विंग कहता है, और वो लेडी क्या वो वांगजी की मदर है, राइट? ये सुनकर मम्मा कहती, हाँ। तभी विंग कहता है, और वो ब्यूटीफुल ओमेगा जो ब्लू कलर का आउटफिट पहना था, क्या वो लान वांगजी का ओमेगा ब्रदर है? ये सुनकर मम्मा कहती है, ओमेगा ब्रदर? नहीं नहीं, वो तो शाओ शिनचैन है, वो तो लान वांगजी का फ्यूचर ओमेगा है। फ्यूचर ओमेगा? ये बोलकर विंग मम्मा की तरफ देखता है। तभी मम्मा कहती है, वैसे तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो और तुम यहाँ क्यों आए? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये सुनकर विंग कहता है, असल में आज लान वांगजी के साथ मेरी मैरिज हुई है। ये सुनकर मम्मा शॉक, और उसका माउथ खुला का खुला रह गया था। वहीं विंग कुछ समझ नहीं पाया उसके रिएक्शन को। तभी मम्मा कहती, ओह सॉरी मेरे बिहेवियर के लिए। असल में मुझे जो तुमने कहा मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। क्या तुमने कहा मैरिज? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ। ये बोलकर वो प्लेट की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, थैंक यू, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। ये बोलकर वो प्लेट को विंग मम्मा की तरफ पॉइंट करता है। वहीं मम्मा थैंक्स कह मतलब वेलकम कहती है। फिर उस ट्रे को लेकर वो सीधा बाहर निकल गई थी। उसके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन था। वो समझ नहीं पाई थी उसे खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए, क्योंकि उसे तो पता था कि शिंगचैन वांगजी का ओमेगा है ना, तो अचानक से ये कैसे हो गया और विंग के साथ शादी उसकी कैसे हो गई? उसके दिमाग में तो अभी इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक गूंज रहा था कि वो बाहर जाकर सारे जितने भी मेट थे उनके साथ गॉसिप करने लग गई थी। वहीं विंग अपने मन में सोच रहा था, फ्यूचर ओमेगा, क्या उनका रिलेशन एंड हो चुका है? मेरे हिसाब से इसी कारण एंड हुआ होगा क्योंकि वो कभी बाप नहीं बन सकता, पर इनका रिलेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। अगर उसका रिलेशन अच्छा था तो शादी क्यों टूटी? वो दोनों प्यार करते थे तो शादी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और अगर
वो उन्होंने शादी तोड़ ही दी थी, तो वो ओमेगा लानवांग जी की शादी मेरे साथ होते हुए देख कैसे सकता था? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ओह गॉड! प्लीज़ मुझे सेव करो, मैं पागल हो जाऊँगा। ये बोलकर वो अपने माइंड में ही बातें कर रहा था। तभी वहाँ पर कुछ मेड आती है। वो विंग को बहुत ज़्यादा ही सर्व करने लग गई थी। वो विंग से प्यार से बातें करने लग गई थी। वो हर एक पल में विंग के लिए कुछ न कुछ लेकर आ रही थी और कह रही थी, "यंग मास्टर आपको कुछ चाहिए? यंग मास्टर कॉफ़ी चाहिए, जूस चाहिए? आपको कुछ चाहिए? मैं आपके बात के लिए हॉट वाटर प्रिपेयर कर देती हूँ।" ये सुनकर विंग कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। वहीं मैम कहती, "यंग मास्टर आपको तो यहाँ नहीं रहना चाहिए, आपको तो मास्टर वांग जी के बेडरूम में होना चाहिए।" ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। फिर मैम और कुछ मेट लेकर विंग को सीधा वांग जी के रूम की तरफ छोड़ देती है। विंग जैसे ही उसके रूम में जाता है वो शॉक हो गया था, क्योंकि वांग जी का रूम पूरा ब्लैक ही ब्लैक था। हर जगह से ब्लैक, पूरी पेंटिंग से लेकर पूरा रूम ब्लैक ही ब्लैक। वहाँ पर वांग जी का बहुत बड़ा-सा पेंटिंग लगा हुआ था, मतलब कि फ़ोटो लगा हुआ था। वहाँ का ड्रेस, वॉच, शूज़, फ़ोन सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। वहीं विंग जैसे ही रूम के अंदर जाता है, उसे बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही कामिंग सा सैंडलवुड फेरोमोन इन्हेल करने को मिलता है। वो एक डीप सा ब्रेथ लेता है। वो इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स महसूस कर रहा था। विंग रूम के अंदर जाता है। कुछ मेड ने विंग के कपड़ों को वांग जी के वार्डरोब में अच्छे से रख दिया था और विंग के लिए हॉट वाटर प्रिपेयर कर दिया था। उन्होंने विंग को बहुत अच्छे से, मतलब पैम्पर करने स्टार्ट कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि अगर वो वांग जी के ओमेगा को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो लान फैमिली उन्हें अच्छे से इनाम भी देगी। वहीं विंग सभी मेट से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बातें कर रहा था, स्पेशली मैम्मा से, क्योंकि मैम्मा बहुत ज़्यादा बातूनी थी। विंग और मैम्मा की दोस्ती भी हो चुकी थी। विंग ने मैम्मा को बोल दिया था कि वो उसके नाम से बुला सकती है, ना कि यंग मास्टर से। विंग बहुत सिंपल सा कपड़ा पहनता है, पैंट पहनता है और फिर मेट के जाने के बाद हमारा विंग वांग जी के उस किंग साइड बेड पे एक तरफ सो गया था। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है 11 बजे, रात के 11 बजे का सीन। वांग जी जो फ्रस्ट्रेट होकर बाहर गया हुआ था, वो रात के 11 बजे वापस मेंशन आया था। वो सीधा अपने रूम में जाता है। उसने अपने रूम का लाइट ऑन भी नहीं किया था, बस एक जो साइड में लैंप लगा होता है उसको उसने ऑन किया था, जिस वजह से उसको विंग का चेहरा दिखा भी नहीं। हमारा वांग जी अपने वार्डरोब से अपने लिए कपड़े उठाता है और सिर्फ बात लेने के लिए वॉशरूम में चला गया था। वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि उसने नोटिस भी नहीं किया कि उसके बेड में कोई लेटा हुआ है और वो भी उसी बेड पे लेट गया था और उसने जल्दी से अपने ऊपर कंबल डाल दिया था और वो सो गया था। अब हमें सीन शिफ्ट करके मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। उस पूरे मेंशन में एक चीख की आवाज़ आती है। सारे लोगों ने अपने कानों को अपने हाथ से क्लोज कर लिया था। तभी लैनी चिल्लाते हुए बोलती है, "तुमने अभी मुझे क्या कहा?" ये सुनकर मैं और जितने भी मेट थे वो टेम्बल करने लग गए थे। तभी लैनी कहती है, "तुमने उस अगली ओमेगा को मेरे बेटे के रूम में भेज दिया है?" ये सुनकर मैं कहती है, उसने कहा था कि वो यंग मास्टर से शादी कर चुके हैं।" ये बोलकर वो अपना सर नीचे कर लेती है। लैनी अपने दाँतों को भींचने लग गई थी। तभी चैंग कहता है, "ये तो अच्छा ही हुआ कि कम से कम वांग जी कल घर वापस नहीं आया, तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा।" ये सुनकर लैनी कहती है, "इसी बात का तो रिलीफ है।" तभी मैम्मा कहती है, "बट यंग मास्टर वांग जी तो कल आ चुके थे।" ये सुनकर चैंग कहता है, "व्हाट?" ये बोलकर लैनी और चैंग, सी चैन सारे लोग उन्हें फॉलो करने लग गए थे। पर लैन किरण नहीं जाते, क्योंकि उनके पैरों में पेन है, तो वो ऊपर नीचे बार-बार नहीं कर सकते। इसीलिए वो बस उसी सीट पे बैठकर अपनी चाय को पी रहे थे। वहीं लैनी जल्दी से वांग जी के रूम में जाती है और गेट को ओपन कर देती है। वहीं वांग जी अपने सर को ब्लैंकेट के बाहर निकाल कर सोया हुआ था। वांग जी जब गेट को, मतलब खुलते हुए नोटिस करता है, तो वो अपनी आँखें खोलता है और जैसे ही अपनी आँखें खोला था, वो शॉक हो गया था और वो शॉकिंगली सबको देख रहा था कि अचानक से ये सब उसके रूम में क्या कर रहे हैं। और वो अपनी मदर को देखता है, जो उसकी तरफ घूर के देख रही थी। वांग जी कहता है, "आप इतनी मॉर्निंग को मेरे रूम में क्या कर रहे हो?" ये सुनकर लैनी कहती है, "वांग जी ये सब क्या है?" ये बोल करके वो ब्लैंकेट की तरफ पॉइंट करती है। वहीं हमारा वांग जी जब देखता है कि मैडम लैन कहाँ पर पॉइंट कर रही है, वो सामने देखता है और सामने जब उसने नोटिस किया तो वो भी शॉक हो गया था। वो कहता है,
मुझे नहीं पता, ये बोलकर वो जल्दी से विंग जो उसके चेस्ट में सो रहा था, जो उसे हक करके सो रहा था पीसफुली, वो उसे धक्का दे देता है। और इस धक्के के कारण विंग जल्दी से अपनी आँखें खोल लेता है और वो अपनी आँखें खोलकर देखते हुए मतलब शॉक हो गया था। सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो कन्फ्यूज़ होकर बोलते हैं कि क्या हुआ? ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम मेरे ब्लैंकेट के अंदर क्या कर रहे थे? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, मैं। ये सुनकर हमारी लैनी उसे कर्ज करते हुए कहती है, हमें इस बारे में सीरियसली टॉक करना होगा। ये बोलकर वो वांग जी को घूर के देखती है और फिर वो वहाँ से निकल गई थी। वहीं सारे लोग पहले वांग जी को देखते हैं और फिर वहाँ से वो भी निकल गए थे। वहीं लान वांग जी विंग को घूर के देख रहा था और वो सीधा बेड से उठ जाता है। वांग जी कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरे बेड पे तुम सो सको? यहाँ से निकल जाओ, मेरे रूम से निकल जाओ। ये सुनकर विंग अपने मन में सोचता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है मेरी तरह। रुको, मुझ में क्या प्रॉब्लम है? मुझ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्यूटी कोई मायने नहीं रखती है। और ये तो बाप भी नहीं बन सकता, तो इसे अपने आप में इतना एटीट्यूड क्यों है? बट ये सैंडलवुड स्मेल कहाँ से आ रही है? क्या इसका अल्फा फेरोमोन है? ये बोलकर वो वांग जी को ही देखे जा रहा था। वहीं वांग जी उसे घूर के देखते हुए कहते हैं, क्या तुमने कभी हैंडसम अल्फा आज से पहले नहीं देखा? ये सुनकर विंग अपने मन में कहता है, कितना ज़्यादा घमंडी है, एरोगेंट कहीं का। ये बोलकर वो वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, तुम ड्रीम क्या देख रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, कुछ नहीं। ये सुनकर वांग जी कहता है, तो जल्दी से मेरे बेड से उठो। ये सुनकर विंग अपने माइंड में कहता है, हाँ, जैसे कि इसके बेड में इसका नाम लिखा हुआ है, सो एरोगेंट। ये बोलकर वो कुछ मैं बोले बिना ही बेड से उठ गया था और सीधा वो वॉशरूम में चला जाता है। वहीं वांग जी उसे इडियट कहता है। विंग वॉशरूम में चला गया था और वहां जाकर अपने आप का मतलब मॉर्निंग रूटीन करता है, बात लेता है। और बात लेने के बाद जैसे ही वो कपड़ा पहनने के लिए टॉवेल की तरफ जा ही रहा था, तो उसका पैर नीचे पानी में फिसल गया और वो बहुत जोर से नीचे जा गिरा। विंग को बहुत ही पेन हो रहा था अपने बैक में और वो रोने लग गया था। उसके बैक में जोर से पेन हुआ था, बहुत जोर से लगा था, जिस वजह से वो रो रहा था। वहीं वांग जी जो अपने बेड पे बैठकर अपना मॉर्निंग कॉफ़ी पी रहा था, वो भी पैनिक हो गया। अचानक से विंग की रोने की आवाज़ आएगी तो कोई भी पैनिक हो जाएगा यार। वांग जी आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, हे, तुम ठीक हो? हे, ये बोलकर वो वॉशरूम के पास जाकर उसके डोर को हल्का-हल्का अपने हाथों से हीट करने लग गया, पर अंदर से रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। वांग जी बिना एक सेकंड वेस्ट किए जल्दी से उस डोर को किक करके खोलने की कोशिश करता है और एक दो बार के बाद ही वो उस डोर को खोल भी लेता है। और जैसे ही वो सामने देखता है, वो सरप्राइज, क्योंकि विंग जमीन पे लेटा हुआ है, वो भी फुल्ली नेकेड, और साथ ही वो रोए जा रहा है। वांग जी सरप्राइज हो गया था विंग को देखकर, पर वो जल्दी से बिना किसी बात को सोचे हुए वो बाथ टॉवल को पकड़ता है और वो विंग को उसे कवर कर देता है। और उसे कवर करने के बाद वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके उठा लेता है और फिर वो उसे लेकर बेड के पास रहता है। विंग अभी भी रोए जा रहा था। विंग पूरी तरह से वेट था, उसके बालों से पानी गिर रहे थे। वांग जी कहता है, मैं किसी को बुलाता हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, प्लीज़ मुझे ड्रेसअप तो कर दो। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी विंग को देखकर शाय करता है और फिर वो विंग के वार्डरोब की तरफ जाकर वहां से विंग के कपड़े उठाने लग गया, पर उसे विंग के कपड़ों में से कोई भी कपड़ा पसंद ही नहीं आता, इसीलिए वो अपने वार्डरोब में जाता है और वो वहां से अपने ही टी शर्ट और पैंट को उठा लेता है। वो विंग के लिए बहुत बड़ा था, पर वो माइंड नहीं करता और सीधा विंग के ऊपर थ्रो कर देता है। वांग जी कहता है, चेंज कर लो। ये सुनकर विंग कहता है, तुम टर्न तो हो जाओ। ये सुनकर वांग जी अपने माइंड में बोलता है, हाँ, जैसे कि मुझे तुम्हें देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, इसे क्या लगता है कि ये कोई एंजल है जो स्वर्ग से उतर के आया है? हाँ, पैथेटिक इडियट कहीं का। ये बोलकर वो अपने मन में ही सोचने लग गया था कि ये सब उसके हॉरोस्कोप के कारण ही हो रहा है। वांग जी कहता है कि मेरा पहला पार्टनर मर जाएगा 6 महीनों के अंदर ही, मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये पहले से ही 4 स्टेज के कैंसर से पीड़ित है और अब, हाँ, ये मेरे कारण इतना सारा सफ़र भी कर रहा है। क्या मुझे इसका हेल्प करना चाहिए? ये बोलकर वो विंग के बारे में ही सोच रहा था। वहीं विंग अपना शर्ट और पैंट पहन लेता है। उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपने बैक पे।
फिर वांग जी एक ड्राई वाला टॉवल उठाता है और फिर विंग के फेस को और उसके हेयर को साफ करने लग गया था। विंग सरप्राइज हो गया था कि अचानक से वांग जी का बिहेवियर चेंज कैसे हो गया। वांग जी कहता है, तुम हिलो मत, मैं अंकल को कॉल कर देता हूँ, वो तुम्हें देख लेंगे। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वांग जी सीधा जाकर सीचैन को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। वहीं सीचैन कुछ टाइम बाद विंग को चेक करते हैं। सीचैन विंग को देखते हैं और फिर उसे कहते हैं कि तुम इस दवा को लगा लो और तुम्हें पेन से रिलीफ मिल जाएगा। ओके, ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर चेक करने के बाद सीचैन वहां से चला गया था। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो मुझे लगाने में। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। उसे पहले से ही गिल्टी महसूस हो रहा था क्योंकि विंग पहले से ही उसके कारण कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है। कल उसने विंग को कैसे फ्लोर पे पुश कर दिया था जिसके कारण उसके नोज़ में चोट लग गई। तो वांग जी इतना तो हेल्प कर ही सकता है। ये सोचकर वांग जी विंग के हाथ से वो दवा ले लेता है और उसके बैग में एकदम ज़्यादा रुत तरीके से वो मलहम लगाने लग गया था जिसके कारण विंग चिल्ला देता है और वो कहता है, स्लो तो करो। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी अब विंग के बैक में हल्का हल्का से मलहम लगाने लग गया था। तभी उसका ध्यान विंग के उस हेयर पे जाता है, शॉर्ट से हेयर पे। तभी वांग जी कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन हो। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और कहता है, तभी वांग जी कहता है, तुम्हारा ये हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा बुरा है, तुम्हें अपना ड्रेसअप चेंज भी करना चाहिए। ये सुनकर विंग अपने बालों को टच करता है। तभी हमारे वांग जी को कुछ रियलाइज़ होता है, विंग तो कैंसर पीड़ित है ना, तो वांग जी कैसे बोल सकता है, क्योंकि कैंसर पीड़ित इंसानों को अपने बाल कटवाने ही पड़ते हैं और वांग जी ने फिर से विंग को हर्ट कर दिया। इसी कारण वांग जी विंग को सॉरी सॉरी बोलने लग गया और कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। ये सुनकर विंग कहता है, इट्स ओके, ये तो सच्चाई है ना। ये बोलकर वो अपना सर नीचे कर लेता है। उसे लग रहा था कि वांग जी उसके बालों को मैडम जी ने कटवाया इस कारण बोल रहा है। वहीं वांग जी कह रहा था कि उसे कैंसर है तो इसलिए कटवाया होगा। दोनों ही गलतफहमी में थे। वहीं वांग जी टॉपिक को चेंज करते हुए बोलता है, क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। फिर वांग जी कहता है, रुको मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आता हूँ। ये बोलकर वो वहां से चला गया था और सीधा वो नीचे जाता है। वो ये सोच रहा था कि कैसे उसने कितनी बुरी बात कह दी ना, एक कैंसर कैंसर पीड़ित इंसान से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए था। वांग जी यही सोचते हुए नीचे जा रहा था। फिर वो सबको देखता है, सारे लोग उसे सरप्राइज होकर देख रहे थे। वही वांग जी कहता है, क्या हुआ आप सभी को। ये सोचकर हमारा वांग जी अपने आप को देखता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो तो नाइट के पजामे में ही आ गया है। उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होने लग गई और सीधा वो अपने रूम की तरफ भाग जाता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, शायद तक ये शादी के कारण अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठा है। ये बोलकर वो अपना चाय को एंजॉय करने लग गए। वहीं लान वांग जी सीधा अपने रूम की तरफ भागते हुए कहता है, मुझे क्या हो गया था, मैंने नोटिस क्यों नहीं किया कि मैंने अपने कपड़े बदले भी नहीं है। ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ जाता है। वहीं विंग अपने रूम में बैठा हुआ था पर तभी उसे ना अच्छा नहीं लग रहा था वांग जी के कपड़ों में, क्योंकि वांग जी के कपड़ों में वांग जी का फेरोमोन महसूस हो रहा था विंग को। और विंग को वांग जी का फेरोमोन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वो इसे पहने तो रखना चाहता था पर वो क्या कर सकता है, ये वांग जी का शर्ट है और नहीं कर सकता ना वैसा। इसीलिए वो उस कपड़े को रिमूव कर देता है और खुद अपने वाले कपड़ों में से कुछ कपड़े ढूंढ कर वो पहनने ही वाला था कि उसी टाइम में हमारा वांग जी वहाँ पर बिना कुछ नोटिस दिए आ गया था। विंग अभी भी नेकेड ही खड़ा हुआ था जिसके कारण विंग अपने आप को कवर कर लेता है और वो कहते हैं, शिट, ये सेकंड टाइम था। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है ब्रेकफास्ट टेबल का सीन। ब्रेकफास्ट टेबल में सारे लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर विंग भी बैठा हुआ था। तभी लैन कुरैन विंग को बताते हुए कहते हैं, लैंस के पास बहुत सारे रूल होते हैं, अब विभूषण तुम्हें भी रूल को फॉलो करना होगा। सुबह 5 बजे से 7 बजे के बाद नहीं उठना है और 9 से 11 बजे के अंदर ही तुम्हें सो जाना है। यहाँ पर ड्रिंक करना अलाउड नहीं है और इन अप्रोप्रिएट बैठना भी अलाउड नहीं है। अच्छे से स्ट्रेट खड़ा होना है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाउल खाना है और चिल्लाना मना है, लाउड नॉइज़ करना मना है, ज़्यादा बातें करना मना है, किसी से बिन जबरन का लड़ना मना है। तुम बिना रीज़न का हँस नहीं सकते,
तुम ओवरफ्लो सैड नहीं हो सकते, हैप्पी नहीं हो सकते, गुस्सा नहीं हो सकते, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है और ना ही तुम किसी के लिए प्रिटी फील कर सकते हो। बॉडी शेमिंग करना मना है यहाँ पर, कुछ झूठ बोलना मना है, किसी को बुली करना मना है, किसी दूसरे इंसान के साथ फाइटिंग करना मना है और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारी बातों को हमारे विंग को बताए जा रहे थे। ऐसे करते-करते कब 1000 रूल को वो विंग को बता देते हैं। विंग को पता भी नहीं चलता। वहीं विंग तो ये सब सुनते-सुनते कब अपने सलाइवा को निगलने लग गया था, उसे पता ही नहीं चल रहा था। विंग अपने मन में कहता है, क्या मैं किसी के घर में हूँ या फिर प्रिज़न में? ये बोलकर वो लैन कुरैन को देख रहे थे। वहीं लैन कुरैन विंग को ये सब बताने के बाद वांग जी, लैनी और चैंग की तरफ आते हुए बोलते हैं, तुम तीनों ने कल रूल को ब्रेक किया है, तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर लैनी कहती है, हमने क्या किया है? ये सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, चिल्लाया है तुमने, तुमने बहुत ज़्यादा नॉइज़ किया है, बॉडी शेमिंग किया है अदर्स का और साथ ही दूसरे लोगों को अपने बातों से हर्ट किया है, इंसल्ट किया है और तुम भाग रहे थे अननेसेसरी और साथ ही तुम बहुत ज़्यादा ही रूडली व्यवहार कर रहे थे। ये सब सुनने के बाद लैनी को अपने कानों में कुछ बिलीव ही नहीं हो रहा था। सच में? लैनी कहती है, मैंने कब बॉडी शेमिंग की है? ये सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, यस्टरडे तुमने कल व्यू शान को अगली कहा था। ये सुनकर लैनी चुप हो गई थी। वहीं विंग थोड़ा-सा बुरा फ़ील कर रहा था और उसने अपने पैंट को जकड़ लिया था अपने हाथों से। तभी लैन कुरैन चैंग की तरफ देखते हुए कहते, कल तुम बहुत ज़्यादा भाग रहे थे। बिना बात का तुम भाग रहे थे और साथ ही बहुत ज़्यादा ज़ोर से बातें कर रहे थे। और वांग जी, तुमने विंग को हर्ट किया था, उसको ब्लीडिंग करवाई थी और साथ में तुम गुस्सा भी थे और रात को तुम घर पे लेट भी आए थे। हमारे लैन कुरैन की बात सुनने के बाद वांग जी और चैंग अपने सलाइवा को निगलते हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं, तुम लोगों का पहला पनिशमेंट है लैनी। वांग जी, तुम विंग से माफ़ी मांगोगे और सेकंड लैनी, वांग जी और चैंग, तुम सारे रूल को 10-10 बार लिखोगे, ये फाइनल है। ये सुनकर लैनी और हमारा वांग जी इस बात से एग्री नहीं होते कि वो विंग से माफ़ी मांगे, पर हम वो क्या कर सकते हैं। लैन कुरैन उसे घूर के देख रहे थे, इसीलिए दोनों विंग की तरफ देखकर सॉरी कहते हैं। वहीं विंग उन दोनों को माफ़ कर देता है और फिर वो फूड को इंजॉय करने लग गए थे, पर लैनी अपने दांतों को भींच रही थी। फिर खाना खत्म होने के बाद लैन कुरैन विंग को देखते हुए कहते हैं, वुशियान, आज से तुम्हारा पूरा ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में होगा, तो पूरे नेसेसरी सामानों को तुम अरेंज कर लो और फिर कल तुम हमारे हॉस्पिटल आ जाना। ये सुनकर विंग अपने मन में सोचता है, शायद तक उसके हाथ की चोट और साथ में उसके बैक के चोट के लिए होगा ये सब, इसलिए वो एग्री हो जाता है। तभी लैन कुरैन सबको देखते हुए और खासकर लैनी को देखते हुए कहते हैं, और नेक्स्ट चीज, वुशियान और वांग जी अब लीगली मैरिड है, तो वो अब से एक साथ ही रहेंगे। ये सुनकर वो डायरेक्टली लैनी को देखते हैं क्योंकि लैनी ही ऑब्जेक्ट करने वाली थी, इसीलिए लैन कुरैन कहते हैं, और ये मेरा डिसीजन फाइनल है। ये बोल वो लैनी को घूर के देखते हैं, जिसके वजह से लैनी चुप हो गई थी। वहीं अब टाइम स्किप करके हमें दिखाया जाता है, लैन सीजैन और वांग जी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वांग जी कहता है, अंकल, क्या ये जास्मीन, मतलब जास्मीन के फूल के खिलने का टाइम है क्या? ये सुनकर सीजैन कहते हैं, जास्मीन, मुझे नहीं पता और वैसे भी हमारे गार्डन में कोई भी जास्मीन का फ्लावर नहीं है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर वांग जी कहते हैं, नहीं, मुझे बस वो स्मेल आ रहा था। व्हाटएवर, बाय, मैं चलता हूँ अंकल। ये बोलकर वो बाय बोलता है। तभी हमारा सीजैन भी कहता है, बाय बाय माय लिटिल नेफ्यू। ये सुनकर वांग जी उसे टीज करते हुए कहता है, ओल्ड अंकल बाय। ये बोलकर वो अपने हाथ को वेव करता है और वो अपने काम के लिए निकल गया था। अब हमें हमारी विंग को दिखाया जाता है, वो उस महल के या वो तो उस घर के पीछे वाले गार्डन में गया हुआ था। वो उस जगह को देख रहा था, यहाँ पर कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है और ना ही कोई मेड है, जिसके कारण विंग अकेला वहाँ पर बैठा हुआ था। वो सारे जगह को देख रहा, मतलब सारे जगह को देख रहा था, वहाँ कितने सारे फूल है, कितने सारे पेड़ पौधे हैं और साथ में एक छोटा सा पाउंड भी बना हुआ है जिसमें कितने सारे मछलियाँ हैं। विंग मुस्कुराते हुए उस पाउंड में बैठ जाता है अपने पैर को डालकर। वहाँ पर लोटस के फ्लावर भी खिले थे और साथ में लोटस के सीड भी थे, जिसमें से विंग उस लोटस के बीज को निकाल निकाल के खा रहा था। उसे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग उस टाइम को एंजॉय कर रहा था कि तभी उसे कुछ पानी में चमकते हुए दिखाई देता है। विंग उस पानी में उतर जाता है। वो पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, बस उसके पेट तक ही आ रहा था।
विंग उस पानी में उतरता है और फिर उस चमकते हुए चीज़ को अपने हाथ में ले लेता है। वो एक बहुत ही सुंदर सा पेंडेंट था। विंग उस पेंडेंट को देखता है और मुस्कुराते हुए वो कुछ टाइम सोचता है और फिर उस पेंडेंट को अपने जेब में पकड़ लेता है और फिर से उस जगह पे बैठकर वो उस टाइम को एंजॉय करने लग गया था। वो अंदर ही अंदर अपने कॉलेज को मिस कर रहा था। उसके पास कोई बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है अपनी बातों को बताने के लिए, अपने इस सभी चीज़ों को बताने के लिए, पर उसके बाद बहुत सारे फ्रेंड भी हैं और उनके बातों को, उनके इस सारी चीज़ों को वो मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा। अब हमें टाइम स्किप करके रात का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने कैट बोबो के साथ आ चुका था। असल में बोबो एक हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था क्योंकि उसे खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अब वो अच्छे से रिकवर हो चुका है, इसीलिए वांग जी उसे लेकर सीधा घर वापस आ चुका था। वांग जी बोबो को लेकर सीधा अपने रूम में आता है। वहीं बोबो इस रूम में किसी और का प्रेजेंट महसूस करता है तो वो सीधा विंग की तरफ देखता है। बोबो विंग को देखकर बहुत ज़्यादा ही म्याऊं म्याऊं कर रहा था, जिसके बाद विंग शॉक हो गया था और वो उस कैट की तरफ देखने लग गया जो कैट उसे घूर के देख रही है। तभी वांग जी बोबो के फर को सहलाते हुए कहता है, बोबो ये आज से यहीं रहेगा। ये सुनकर बोबो विंग की तरफ घूर के देखता है। उसे विंग का प्रेजेंट यहाँ पर पसंद नहीं आया। वांग जी के हाथ से बोबो जंप करके सीधा बेड पे कूद जाता है और वो बेड पे अच्छे से कंफर्टेबल होकर लेट गया था। मतलब कि वो विंग को दिखाना चाहता था कि ये बेड उसका है, ना कि विंग का। वहीं विंग जो अभी तक बेड पे बैठा हुआ था, बोबो के बेड पे अचानक से कूदने की वजह से वो खड़ा हो गया था। हमारे विंग को हल्का सा एनिमल से डर लगता है, पर वो प्लांट से, पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हमारा विंग कहता है, ये अननोइंग सा कैट यहाँ क्या कर रहा है, क्या ये तुम्हारा है? ये सुनकर हमारा वांगजी कहता है, हे इसे अननोइंग मत कहो, इसका नाम बोबो है। ये सुनकर हमारा विंग कहते हैं, बोबो ये कितना ज़्यादा फैटी है। ये सुनकर हमारा बोबो को ये पसंद नहीं आया और वो विंग को घूर के देखने लग गया। वहीं विंग कहता है, ये यहाँ पर सोएगा तो मैं कहाँ सोऊंगा? ये सुनकर हमारा बोबो एक एटीट्यूड से उसके एक पिलो को सीधा नीचे में फेंक देता है और वो उसे दिखाना चाहता था कि बेड पे बोबो और उसका मालिक लान वांगजी सोएंगे, तुम नीचे में जाके सो। हमारे बोबो का रिएक्शन यही था। ये देखकर वांगजी मुस्कुराता है और कहता है, तुम काउच में जाके सो सकते हो। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ। ये सुन वांगजी विंग की तरफ देखता है और फिर वो फ्रेश होने के लिए चला गया था। वहीं वांगजी के जाने के बाद हमारा बोबो बेड से कूदकर विंग के पास आ गया था और फिर विंग के चारों तरफ वो घूमने लग गया था, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। विंग को बहुत ज़्यादा ही ये कैट इरिटेटिंग लग रहा था, पर वो बोबो को ज़्यादा माइंड नहीं करता और फिर वो बेड पे जाकर अपने आप को कंबल से कवर करके सो गया था। वहीं बोबो उसे डेथ ग्लेयर देखकर देखता है और कहता है, ये ह्यूमन कितना ज़्यादा अननोइंग है। ये बोलकर बोबो भी बेड की दूसरी तरफ जंप कर लेता है और फिर वो भी कंबल के अंदर घुसकर सो गया था। वहीं वांग जी कुछ टाइम बाद अपने आप को फ्रेश करके वापस आता है तो वो देखता है कि कैसे पूरे बेड पर विंग और बोबो ने कब्जा कर रखा है। वांग जी कहते हैं, बोबो अपने बास्केट में जाके सो और वुशान तुम अपने कॉच पे सो, यहाँ से हटो। ये बोलकर वो उन दोनों को आवाज़ लगा रहा था, पर वांग जी तो फर्स्ट्रेट ही हो गया था क्योंकि ये दोनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वांग जी फर्स्ट्रेट होकर अपने कंबल या और तकिया को लेकर सीधा काउच पे चला गया था। वो काउच बहुत ज़्यादा छोटा था, इस कारण वो अच्छे से फिट नहीं हो पा रहा था। वांग जी अपने माइंड में सोचता है, मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रहा हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे ये कहा है, बट मैं बिल्कुल भी तुम्हें अपने बेड पे सोने नहीं दूंगा। तुम ये भूल ही जाओ कि तुम एक कैंसर पीड़ित हो, तो मैं तुम पे कोई दया दिखाऊंगा और मैं तुम्हें बेड पे सोने दूंगा? बिल्कुल नहीं। तुम कल काउच में सोगे और मैं बेड पे सोऊंगा। अब हमें सीन शिफ्ट करके मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लैनी और चैंग चैंग मॉर्निंग वॉक पे गए हुए थे, तभी चैंग बोलता है, शायद तक वो हमारे लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा। ये सुनकर लैनी कहती है, वो हमारे लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा, पर फादर इन लॉ वो तो है ना। ये सुनकर चैंग हंसने लग गया था। वो कहता है, ये बात तो सही है, बट मुझे वांगजी के लिए डर लग रहा है। क्या उसे कोई प्रॉब्लम होगा वुशान के साथ रूम शेयर करने में या फिर नहीं? ये सुनकर लैनी कहती है, उसे बहुत प्रॉब्लम है, पर क्या कर सकते हैं। वो अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज़्यादा डरता है और उन्होंने कह दिया मतलब कि वो एग्री हो गई। ये सुनकर हमारा चैंग कहता है, और मैडम यू का क्या, वो कब आने वाली है? ये सुनकर लैनी कहती है,
वो तो ऐसे गायब हो गई है जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कोई ऐसे अपने सन को छोड़ के जा सकता है क्या? तभी चैंग कहता है, और मुझे वो दोनों देखने में भी माँ बेटे नहीं लगते। क्या हमें उसके बैकग्राउंड को चेक करवाना चाहिए? ये सुनने के बाद लैनी रुक गई थी और वो चैंग की तरफ देखती है, और फिर वो एक एजेंट को कॉल करके वुशियान के बैकग्राउंड के बारे में ढूंढने को बोल देती है। फिर लैनी चैंग को एक मेड को विंग के ऊपर नजर रखने बोलती है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। और अभी तुम्हारे कहने के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में हमने बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी वांग जी की अरेंज मैरिज करवाने में। ये सुनकर चैंग कहता है, आप घबराइए मत, मैं ज़रूर मेड को कह दूंगा। ये बोलकर वो लैनी को देखता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके लैन कुरैन और सिचैन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों बैठकर अपने हॉस्पिटल के इशू के लिए बातें कर रहे थे। दोनों ही डिस्कस कर रहे थे। उन दोनों को आज हॉस्पिटल में कुछ काम था, इसीलिए लैन कुरैन कहते हैं कि आज वुशियान का हॉस्पिटल में चेकअप करना था, पर उसे बता देना कि अब शायद 1 सप्ताह के बाद ही उसका अपॉइंटमेंट फिक्स होगा। ये सुनकर हमारा सिचैन कहता है, यस मैं बता दूंगा। ये सुनकर लान कुरैन बोलते हैं, और वांग जी उठा वो। ये सुनकर हमारा सिचैन अपना सर ना में हिलाता है। ये सुनकर लैन कुरैन एक मेड की तरफ देखते हुए कहते हैं, जाओ वांग जी को बुलाओ और उसे बताओ कि 7:30 बज चुके हैं। ये सुनकर वो मेड जल्दी से वांग जी के रूम की तरफ जाती है और वह नॉक करते हुए बोलती है, यंग मास्टर वांग जी, आपको मास्टर लैनकुरैन बुला रहे हैं, 7:30 बज चुके हैं। ये सुनकर वांग जी, वुशियान और बोबो जल्दी से उठकर नीचे आते हैं। तभी लैनकुरैन उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, तुम दोनों आज लेट हो चुके हो उठने में। तुम्हारा पनिशमेंट है कि तुम लोगों को 2 घंटा तक वर्कआउट करना पड़ेगा, वो भी 1 सप्ताह तक। 6 बजे उठना पड़ेगा तुम लोगों को। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है। तभी लैनकुरैन उन्हें जाने का इशारा करते हैं। वांग जी सीधा जिम की तरफ निकल गया था। वहीं विंग भी उसके पीछे पीछे जाते हुए, मतलब उसके पीछे लॉस्ट पपी की तरफ घूम रहा था। वांग जी जहाँ जहाँ जा रहा था, विंग वहाँ वहाँ जा रहा था। वहीं हमारा बोबो विंग का पीछा कर रहा था। वांग जी सीधा जिम की तरफ जाता है और जिम के कपड़े पहनने लग गया था, इसीलिए वो अपने पहले वाले कपड़े को निकालता है। जैसे ही वांग जी ने अपने पहले कपड़े को निकाला था, तब उसका सिक्स पैक एप देखकर विंग का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। विंग अपने माइंड में कहता है, वाओ सो हैंडसम, वाओ इसके सिक्स पैक एप। ये बोलकर वो अनबिंकली वांग जी को देखा जा रहा था। वहीं वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, जल्दी से एक्सरसाइज स्टार्ट करो, ग्रैंडपा हमें देख रहे हैं सीसीटीवी में। ये सुनकर विंग सीसीटीवी की तरफ देखता है और फिर वो अपने सलाइवा को ग्लब करते हुए कहता है, मैंने आज से पहले कभी भी नहीं किया। ये सुनकर वांग जी कहता है, आज से पहले नहीं किया तो आज से करना स्टार्ट कर दो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज इतना लेट से कैसे उठा। हमेशा ही अलार्म 6 बजे बजता है और मैं उसे सुनकर उठ जाता हूँ, पर आज मैंने उसे मिस कैसे कर दिया। ये बोलकर वो विंग को घूरने लग गया था। तभी वहाँ पर एक मेड आती है और वो उसे इन्फॉर्म करते हुए कहती है कि मास्टर कुरैन ने इन्फॉर्म किया है कि विंग को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बस वुशियान को, मतलब हमारे वुशियान को वांग जी का देख रेख करना होगा कि वो करेक्ट कर रहा है कि नहीं। ये सुनकर विंग को समझ नहीं आया कि लैन कुरैन इतना ज़्यादा उसके लिए सॉफ्ट हार्टेड क्यों हो रहे हैं, अचानक से पनिशमेंट को चेंज क्यों कर दिया। पर वांग जी समझ चुका था। वो समझ चुका था कि मतलब कैंसर पेशेंट को इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। तभी वांग जी वो शान से मतलब हमारे विंग को कहता है, ग्रैंडफादर तुम्हारे लिए सॉफ्ट हार्टेड है, वो एक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलिस्ट हैं। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है, पर उसे समझ नहीं आया कि इसमें कैंसर ट्रीटमेंट का क्या लेना देना था। पर विंग कुछ भी नहीं कहता। वहीं हमारा वांग जी पुशअप करने लग गया था। वहीं हमारा विंग और बोबो उसे काउंट करने लग गए थे। जैसे जैसे विंग काउंट कर रहा था, बोबो म्याऊ में आवाज निकाल रहा था, जिसे देखकर वांग जी अपना सर एकदम ज्यादा ही डिसबिलीव में शेक करता है, क्योंकि हमारा छोटा सा बोबो जो किसी को पसंद नहीं करता, एक ही दिन में वो विंग के पीछे पीछे घूमने लग गया है। हर एक चीज विंग के साथ ही करने लग गया है। ये देखकर वांग जी को यकीन ही नहीं हो रहा था। अब हमें सीन शिफ्ट करके वांगशान के रूम का दिखाया जाता है। वांग जी अपने जिम से आने के बाद बात करने गया था। वहीं हमारा विंग उसके लिए वार्डरोब से कपड़े निकालने गया था। वहां पर कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के शर्ट्स थे, पैंट्स थे, जिसे देखकर विंग तो मिसमराइज हो गया था। तभी विंग वहां से एक नेवी ब्लू कलर का शर्ट निकालता है और वो कहता है, वाह ये सच में उसमें अच्छा दिखेगा। ये बोलकर वो उसे निकालता है। वो देखता है कि ये कपड़ा पहले से ही आयरन है, पर विंग को
इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो अपने से ही उस कपड़े को आयरन करने लग गया था। और आयरन करते करते ही वो कुछ सोचने लग गया था कि आखिर वांग जी और शिंग चैन का रिलेशन क्या है। क्या सच में उन दोनों ने शादी तोड़ दी है? पर शादी तोड़ दी है तो क्या उन दोनों के बीच में इतना गहरा फ्रेंडशिप है कि हमारा शिंग चैन वांग जी की शादी में आ गया? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो ये भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वांग जी को उससे शादी करने में क्या बेनिफिट है। और साथ ही उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मदर इन लॉ जो लैनी है वो उसे पसंद नहीं करती, तो शादी क्यों करवाई उन्होंने। यही सब बातें विंग सोच रहा था। और तब ये भी सोचता है कि अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रह नहीं सकते, तो क्या ये गुड फ्रेंड बन सकते हैं। वहीं हमारा विंग यही सब सोचते हुए आयरन कर रहा था। वहीं हमारा वांग जी वॉशरूम से निकलता है, वो भी अपने टावल को अपने कमर में रैप करके एक दूसरे टावल से अपने सर को साफ कर रहा था। विंग ने देखा भी नहीं था वांग जी को आते हुए। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, क्या कर रहे हो तुम? ये सुनकर विंग कहता है, तुम्हारे शर्ट को आयरन कर रहा हूँ। विंग अब समझ चुका था कि यहाँ पर भले ही वांग जी उससे भले ही रूडली बात करे, पर कभी भी उसको हार्म नहीं कर सकता और ना ही उसके ऊपर हाथ उठा सकता है। अगर उसने ऐसा किया या फिर किसी भी ओमेगा के साथ लैंस ने कुछ किया, तो ग्रैंडफादर लैन ज़रूर ही उसे अच्छा लेसन सिखा देंगे। इसीलिए विंग को वांग जी से बैक बात करने का हिम्मत मिल पा रहा है, और वांग जी के हर एक बात को विंग रिटर्न जवाब भी दे पा रहा है। नहीं तो पहले तो विंग डरने लग गया था, वांग जी से बात करने में भी उसे डर लगता था। पर जब से उसने ग्रैंडफादर लैन को देखा है, तब से उसे अच्छा लगने लग गया, और उसे ये तक समझ में आ गया कि कम से कम लैंस मैडम ही उसे बेहतर तो हैं। तभी वांग जी कहता है, और क्यों कर रहे हो? ये सुनकर हमारा विंग वांग जी की तरफ बिना देखे ही कहता है, फ्रेंड बनने के लिए। ये सुनकर वांग जी कहता है, फ्रेंड? ये सुन विंग कहता है, मुझे पता है हमारा मैरिज एक पर्सनल इशू के कारण हुआ है, पर हम कभी भी हस्बैंड वाइफ की तरफ रह नहीं सकते। मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट क्या हम फ्रेंड भी नहीं बन सकते? हम एक ही रूफटॉप के अंदर रहते हैं, एक ही रूम के अंदर रहते हैं, तो हम एक दूसरे को समझ तो सकते हैं ना। क्या हम एक दूसरे के फ्रेंड नहीं बन सकते? ये बोलकर वो वांग जी को देखना तो चाहता था, पर वांग जी की तरफ देख भी नहीं रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पर वो इतना ज़्यादा करेज करके वांग जी को ये सब बोल रहा था। वांग जी कहता है, ओके मैं तुम्हारा फ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? तुम मेरे फेस में देखकर मुझसे बात करो, तुम बाहर की तरफ क्यों देख रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, ओ नहीं, कुछ कुछ नहीं। ये बोलकर वो दूसरी तरफ ही देख रहा था। उसका कान पूरा रेड हो चुका था। असल में विंग शर्मा गया था। वांग जी बिना कपड़े का है, बस टॉवेल ही तो लपेटा था उसने, इसीलिए विंग शर्मा रहा है और वो उसे देखना नहीं चाहता। विंग अपने हाथों में जो शर्ट है वो वांग जी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, प्लीज़ इस शर्ट को ले लो और मेरी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लो। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है, वो नोटिस कर लेता है विंग का वो रेड ईयर को। वांग जी वैसे तो सबके सामने जेंटलमैन रहता है, पर उसका परवर्ट साइड वो तो सिर्फ बाहर वाले जानते हैं। वांग जी विंग को देखते हुए एक इविल सा स्माइल करता है, और वो कहता है, ओह, तो तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्योंकि मैं मस्कुलर हूँ? तुम मुझे टच करना चाहते हो क्या? ये सुनकर विंग डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि आखिर वांग जी ने क्वेश्चन क्या पूछा। वो जैसे ही समझता है, वो अपना सर जल्दी से ना में हिलाकर बोलता है, नहीं। ये बोलकर वो सीधा वॉशरूम की तरफ भाग गया था। वहीं विंग का ये रिएक्शन देखकर वांग जी हंसने लग गया था। फिर कुछ टाइम बाद वांग जी अपने वर्क में चला गया। वहीं विंग बोबो को अपने हाथों में लेकर पूरे मेंशन को घूमने लग गया था। तभी वो देखता है कि चिंगेन जुन कैसे लैपटॉप के साथ बैठकर काम कर रहे हैं। वो उसके पास जाकर उसे ग्रीट करता है। वहीं लैन चिंगेन जुन अचानक से किसी ने उसे ग्रीट किया, तो वो वुशान की तरफ देखता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। विंग मुस्कुराते हुए हमारे चिंगेन जुन को देखता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो और क्या बात करे। वहीं चिंगेन जुन भी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। तभी चिंगेन जुन कहते हैं, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। तभी चिंगेन जुन कहते हैं, ओके, तुम जो भी चाहो स्पेशल तुम बनवा सकते हो मेरे से, तुम इतना ज़्यादा हेजिटेट मत करना, ओके। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। तभी चिंगेन जुन उसे इशारा करते हैं बैठने के लिए। चिंगेन जुन कहते हैं, ओह, तो तुमने अपनी मदर को कॉल किया? वो कैसी है?
कब आएंगी वो? ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। मदर? उसकी मदर तो पहले ही डेथ हो गया है ना उसका, वो भी 15 साल पहले, मतलब जब विंग 15 साल का था तभी डेथ हो गया था। ये सुनकर चिंगेन जो शॉक हो गए थे। वो कहते हैं, तो वो लेडी कौन है जो तुम्हारे साथ थी? ये सुनकर विंग कहता है, वो मेरी मदर की सिस्टर है, वो मेरी अडॉप्टेड मदर है, मैडम यू। ये सुनकर हमारे चिंगेन जो शॉक हो गए थे। तभी चिंगेंजुन कहते हैं, क्या तुम अपनी फैमिली के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? ये सुनकर विंग कहता है कि मैं जब छोटा था तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मदर मुझे पढ़ाने के लिए, हमारी ज़िंदगी चलाने के लिए मदर काम किया करती थी। पर जब मैं 15 साल का था तब कुछ, मतलब किसी एक्सीडेंट के कारण मेरी मदर का डेथ हो गया। ये बोलते टाइम उसके आंखों में आंसू आ गए थे। तभी चिंगेंजुन उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं, ओह सॉरी तुम्हें ये सब याद दिलाने के लिए। ये सुनकर विंग अपने सरनामे शेक करता है और कहता है, और जब वो मुझे छोड़ के चले गई थी तब मैं अपनी आंट मैडम यू के साथ और साथ ही उनके बेटे मैंग्याओ के साथ रहने लग गया था। ये सुनकर चिंगेंजुन कहते हैं, तुम स्टडी करते हो? कौन से कॉलेज में? कौन सा कोर्स है? ये सुनकर हमारा विंग बताता है कि वो इलिंग कॉलेज में पढ़ता है। वो 2nd ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है और वहाँ पर वो पढ़ाई किया करता था, पर शादी की वजह से वो अपने क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाया। ये सुनकर चिंगेंजुन अपने मन में सोचते हैं, शादी की वजह से? इसका कैंसर का कोई लेना देना नहीं है क्या? ये बोलकर वो हमारे विंग की तरफ देखकर पूछते हैं, अगर तुम पढ़ना ही चाहते थे तो तुमने मैरिज के लिए हाँ क्यों कहा? ये सुनकर विंग बताता है कि मैडम यू ने उसे फोर्स किया था, उसके पास कोई भी चॉइस नहीं था। असल में आप लोगों ने शादी के लिए एग्री कर दिया था, वो भी मुझे इतने अगली फेस को देखकर, और साथ में मेरा पूरा फैमिली देखकर आप लोगों ने मुझे हाँ कह दिया था। और आपके बेटे का इलनेस भी तो कारण था। ये सुनकर हमारा चिंगेंजुन शॉक हो गया था। मेरे बेटे का इलनेस, इसका मतलब क्या है? ये सुनकर विंग कहता है कि मुझे पता है आपका बेटा कभी बाप नहीं बन सकता और इसी कारण आप लोगों ने सिंचन की मैरिज को वांगजी से कैंसिल करवाई थी। ये सुनकर हमारा चिंगेंजुन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। लैन चिंगेंजुन कहते, व्हाट? मेरा सन कभी बाप नहीं बन सकता? नो वे, वो तो परफेक्टली फाइन है। लैनी ने तो हमें कुछ दूसरा ही बताया था कि इसे कैंसर है। क्या क्या ये सब कुछ मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? क्या मैडम यू ने हमें और साथ में इसे ट्रिक किया है? ये सोचते हुए उसका फेस का रिएक्शन ही बदल गया था। वहीं विंग अपने फादर, या बोलो चिंगेंजुन के फेस का रिएक्शन बदलते हुए देखकर कहता है, फादर आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कहना चाहता था। ये बोलते हुए वो पैनिक करने लग गया था। तभी चिंगेंजुन विंग को देखते हुए कहते, वुशियान घबराओ मत, मैं तुमसे बाद में आके मिलता हूँ। ये बोलकर वो अपना लैपटॉप को उठाता है और सीधा वहां से निकल गया था। वो जाते वक्त किसी पर्सन को कॉल करता है और वो मैडम यू और वुशियान के बैकग्राउंड के बारे में इन्फॉर्म करने बोलता है। वो लैनी को अभी कुछ भी नहीं बताता। अगर लैनी को पता चल गया कि मैडम यू ने ये चाल चला था तो विंग को वो धक्के मार के यहाँ से निकाल देगी, और लैन चिंगेंजुन ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, इसीलिए वो अभी कुछ पता करना चाहते थे और ये सब बारे में अभी लैनी को वो दूर ही रखना चाहते थे। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है लैन मैंशन का। वांग जी रात के 6 बजे ही घर वापस आ गया था। वो बहुत ज़्यादा टेंशन था क्योंकि वो अपने काम की वजह से थोड़ा स्ट्रेस में था। अभी ही उसका कुछ ट्रायल होने वाला है। वांग जी बिल्कुल भी वुशियान और बोबो को, मतलब माइंड ही नहीं करता कि वो रूम में है भी कि नहीं। वो सिर्फ अपने लैपटॉप को ओपन करके उसमें कुछ काम करने लग गया था। वहीं हमारे विंग को बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा था। वो बस हमारे बोबो के साथ मेंशन के इधर से उधर घूम रहा था। हमारा वुशियान अपने माइंड में सोचता है, क्या मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए? वैसे भी ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया होगा ना वर्क में, मैं क्या इसके लिए टी प्रिपेयर कर दूँ? ये सोचकर हमारा विंग सीधा किचन में जाता है और वहाँ पर टी प्रिपेयर करने लग गया था। वो मेड के, मतलब मेड उसकी हेल्प करना चाहते थे पर उसने रिफ्यूज़ कर दिया था और वो वांग जी के लिए टी प्रिपेयर करते हैं। फिर विंग उस टी को लेकर सीधा अपने रूम में जाता है और वो वांग जी के सामने खड़ा होकर बोलता है, वांग जी। ये सुनकर वांग जी उसके तरफ देखते हुए कहता है, तभी विंग कहता है, ये इसे ड्रिंक कर लो, तुम ज़्यादा वर्क अपने आप में मत लो, तुम्हारे सर दर्द हो जाएगा। ये सुनकर वांग जी उसके तरफ क्वेश्चन लुक से देखता है, ये कौन होता है उसके लाइफ में इंटरफेयर करने वाला? पर उसे याद आता है कि सुबह को ही तो उसने फ्रेंड बनने के लिए एग्री हुआ था ना, तो वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं क्योंकि वांग जी को अभी
कुछ ड्रिंक भी तो करना था। उसका सर सच में बहुत दर्द हो रहा था। वांग जी उसे लेते हुए कहता है थैंक्स। फिर वांग जी उस टी को सिप करता है। वांग जी अनकॉन्शियस होकर ही नाइस कह देता है, जिसे सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तभी विंग कहता है क्या तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, मैं तुम्हारे हेड का मसाज कर दूं, तुम्हें ये अच्छा लगेगा। ये सुनकर वांग जी अपने मन में सोचता है क्या ये मेरे साथ ज़्यादा अटैच होने की कोशिश कर रहा है। नो वे, मैं इसको कभी भी अपने पास आने नहीं दे सकता। और वैसे भी किसी भी इंसान को अगर कोई हैंडसम अल्फा मिल जाए तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट तो हो ही जाएगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ इसके दोस्ती के लिए माना हूँ और मैं इससे ज़्यादा इसे पास आने भी नहीं दूंगा। सिर्फ सिंचन ही मेरे माइंड में है। ये बोलकर वो विंग को देखते हुए कहता है नो वे, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और वैसे भी मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए और मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ दोस्ती की है। तुम मेरे पास और करीब आने की कोशिश मत करो, समझ गए। ये सुनकर विंग को अपने दिल में शार्प पेन होता है। वो कुछ रिप्लाई नहीं करता। विंग बेड पे आकर लेटने ही वाला था कि तभी वांगजी ने उसे रोक लिया था और वांगजी कहता है ये बेड मेरा है, सिर्फ तुम्हें 2 दिन ही हुए हैं यहाँ आए हुए और तुम मेरे बेड पर 2 दिनों से सो रहे हो। मैं ये कभी भी नहीं सहूंगा। मैंने तुम्हें पहले कुछ नहीं कहा और मैं कल काउच में सो गया था, पर आज मैं अपने बेड पे सोऊंगा। ये सुनकर विंग अपने लो वॉइस में कहता है क्या हम एक साथ नहीं सो सकते, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा विंग इसमें मतलब ये सब लो वॉइस में कह रहा था, पर वांगजी ने इसे सुन लिया था। वांगजी कहता है बट मुझे प्रॉब्लम है, जाओ और काउच में सो जाओ। ये सुनकर हमारा विंग कुछ भी नहीं कह पाया और सीधा वो काउच में लेट गया था। बोबो भी हमारे विंग के पास आकर उसके बगल में लेट गया था, जिसे देखकर हमारा वांगजी कहता है बोबो अपने बास्केट में जाके सो, किसी और को डिस्टर्ब मत करो। बट हमारा बोबो अपनी जगह से एक पल के लिए भी नहीं हिलता और वो हमारे विंग के साथ ही सोता है। वहीं हमारा विंग अपने आंसू को छुपाने की बहुत ट्राई कर रहा था, पर वो छुपा ही नहीं पा रहा था और वो अपने आप को टर्न करके सो गया था। वहीं दूसरी तरफ लैन चिंगेनजुन विंग की सारी हिस्ट्री को जान चुके थे। वो अपने मन में कहते हैं यहाँ पर तो विवुशान ही रियल विक्टिम हो गया है। उसकी स्टेप मदर ने उसके साथ चीट किया और उसे डेथ करने के लिए वहाँ पर भेज दिया, हमारे पास भेज दिया। लैनी और चैंग को अगर ये पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। उन्हें जब ये पता चलेगा कि वुशान परफेक्टली फाइन है तब वो सच में उसे किल कर देंगे। ये सोचकर वो अपने मन में ही कह रहे थे मुझे पता है इन दोनों का बिहेवियर कैसा है। लैनी जो उसे पसंद आता है सिर्फ उसे ही मतलब अच्छा मानती है और जिसे वो पसंद नहीं करती वो उसका केयर भी नहीं करती। और अगर उन्हें पता चला कि वुशियान बिल्कुल भी बिल्कुल ही ठीक है और वो वांगजी की लाइफ में आया है तो वो कुछ ना कुछ करके विंग को या तो किल कर देगी या फिर वो यहाँ से निकाल देगी। और वो ऐसा नहीं चाहते, वो किसी भी इनोसेंट पर्सन को किल करना या कुछ करना ही नहीं चाहते। उन्हें मॉन्ग से मिलना होगा। और वो एक बात और सोच रहे हैं क्या होगा जब सिंह चैन को ये सब बारे में पता होगा, सिंह चैन का क्या रिएक्शन होगा। यही सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। इन सभी में विंग का तो कोई गलती ही नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा ही प्योर हार्टेड है। वो अपनी सेल्फिशनेस के लिए किसी भी इनोसेंट पर्सन को मरते हुए नहीं देख सकते, वो भी अपने बेटे के लिए। इसी कारण वो उन्होंने सोच लिया था कि वो उसी मॉन्क से मिलने जाएंगे जिन्होंने बताया था वांग जी के बारे में। अब हमें सीन शिफ्ट करके मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी 6 बजे उठकर सीधा जिम के लिए अपने पनिशमेंट के एक्सरसाइज करने के लिए चला गया था। वहीं विंग कुछ टाइम बाद ही अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि वांग जी रूम में नहीं है, तो वो भी फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर आता है और वो सीधा बाहर जाने के लिए प्रिपेयर हो रहा था कि तभी वो देखता है कि लैन सिचेन और साथ ही जैंग चैंग अपने रूम से ड्रेसअप होकर बाहर आ रहे अपने काम और अपने हॉस्पिटल जाने के लिए। विंग लैन सिचेन और साथ में जैंग चैंग को ग्रीट करता है। हमारे सिचेन का तो उसे ग्रीट करते हैं, पर चैंग थोड़ा रूड होकर बोलता है क्या तुमने अपनी मदर को कॉल किया, 3 दिन हो चुके हैं, कब तुम जाओगे, कब तक रहोगे यहाँ पर। ये सुनकर हमारे सिचेन कहते हैं चैंग। ये सुनकर चैंग कहता है मुझे जानना है उसकी मदर ने लेटर छोड़ दिया और साथ ही अपना एक बेटा छोड़ दिया है, हम कब तक इसे हैंडल करेंगे। ये बोलकर वो सिचेन को देखती है। वहीं लैन चिंगेन जुन ये सब बातों को सुन रहे थे तो जल्दी से उन लोगों के बीच में आते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को लैन कुरैन बुला रहे हैं नीचे टेबल पर। ये सुनकर वो दोनों ही वहां चले गए थे।
वहीं हमारा विंग कंफ्यूज हो गया था कि आखिर ये सभी लोग मैडम यू को उसके मदर को मतलब मदर क्यों बोल रहे हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं लान वांगजी भी उन्हें कुछ टाइम बाद ब्रेकफास्ट पे ज्वाइन करता है। सारे लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने काम के लिए निकल गए थे। वहीं लैन क्यूरन इन्फॉर्म करते हैं कि विंग का चेकअप 2 वीक बाद होगा क्योंकि वो सारे बिजी हैं। वहीं विंग अभी रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि विंग को लग रहा था कि उसका हाथ का चोट तो ठीक हो गया, तो लैन कुरैन क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि उन्हें हॉस्पिटल जाकर उसे चेक करवाना चाहिए। वहीं लैन कुरैन सोच रहे हैं कि विंग का कैंसर का चेक करना है, पर उन्हें तो नहीं पता ना कि विंग को कैंसर ही नहीं है। विंग आने से रिफ्यूज कर रहा था, पर लैन कुरैन कह देते हैं कि उसे आकर एक बार चेक करवा लेना चाहिए। विंग उनकी बात सुनकर उन्हें मना नहीं कर पाया और फिर अपना सर नोट करके उन्हें कह देता है कि थैंक यू, मैं ज़रूर आऊँगा आपके केयर के लिए। ये बोलकर वो उसे ग्रीट करता है और फिर सारे लोग वहाँ से चले गए थे। वहीं विंग पूरे मेंशन में अकेला ही बच गया था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था कल रात की वजह से जो भी वांगजी ने कहा। विंग डिसाइड करता है कि वो अब कॉलेज जाएगा और स्टडी को कंप्लीट करेगा, इसीलिए वो मेट को बता देता है और वो सीधा वहाँ से अपने कॉलेज के लिए निकल गया था। हमारे विंग के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इसीलिए वो म्यान्मार से 20 युआन लेकर अपने कॉलेज के बस के लिए चला गया था। वहीं विंग पूरे 1 सप्ताह के लिए अपसेंट था, जिस वजह से उसके फ्रेंड ने कई बार उसे कॉल किया था कि कुछ हो क्या है, क्या हो गया है, पर विंग तो कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहा था। फिर विंग अपने कॉलेज जाता है, तब वो अपने दोस्तों को बताता है अपने मैरिज के बारे में। कई लोग तो उसे मॉक करने लग गए थे कि उसका हस्बैंड भी उसी की तरह अगली होगा। असल में हमारे विंग ने बताया ही नहीं था वांगजी के बारे में। वो सारे विंग के हस्बैंड को मॉक कर रहे थे, मतलब कि विंग के हस्बैंड के बारे में कुछ बुरा बुरा बोल रहे थे, पर विंग को इन सभी बातों से कोई भी मतलब ही नहीं है। पर कुछ विंग के ऐसे भी दोस्त थे जो विंग की शादी के लिए उसे बधाइयाँ भी दे रही थी, जिस वजह से विंग को खुशी मिलती है और वो उनके साथ हंसी मजाक करने लग गया था। विंग को कॉलेज आने के बाद अपने क्लास को अटेंड करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो एवरेज स्टूडेंट है, फिर भी उसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हमारा विंग अब सीधा अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद लैंड मेंशन के लिए वापस जाता है। वो अपने बस से उतर कर सीधा बस स्टॉप से लैंड मेंशन के लिए जा ही रहा था कि तभी उसे किसी कैट के रोने की आवाज़ आती है। विंग उस तरफ देखता है, तभी वो देखता है कि एक कैट कैसे रोड में एक गटर की नाली नहीं बनी होती जिसमें जाली लगी होती है, उसी में एक कैट फंसा हुआ है और वो चिल्ला रहा है, जिसे देखकर विंग उसके पास जाता है और अपने बैग को उतार कर वो उसके मदद करने का सोचता है। वो अपने बैग को साइड में रखता है और फिर उस आयरन के जो जाली लगा हुआ था वो उसे हटाने का ट्राई करता है और फिर वो उस कैट को पकड़ने का ट्राई कर रहा था, पर गलती से उसका जो मोबाइल था वो उस नाले में गिर गया और वो पूरी तरह खराब हो गया था। विंग उस कैट को भी बचा लेता है। वो कैट पूरी तरह गंदगी से भरा हुआ था और साथ में उसका पूरा बॉडी स्मेल कर रहा था और साथ में विंग भी तो वहाँ पर गया था, वहाँ से उसे उठा रहा था, तो उसके कपड़ों में भी वो कीचड़ लग गया था, वो गंदगी लग गई थी, जिस वजह से वो भी पूरी तरह डर्ट से भर गया था। उसे अपने फ़ोन के खोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसका मतलब उसको खुशी इस बात की थी कि उसने आज किसी कैट को बचा लिया था। उस कैट को देखकर विंग मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरे लोग जो वहाँ से जा रहे थे वो विंग को डिस्गस्ट लुक से देख रहे थे, पर विंग को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो उस कैट को लेकर सीधा लैंड मेंशन आ जाता है। वहीं उसका कैट बहुत ज़्यादा उसके हाथ में टैम्बल कर रहा था। अभी रात का टाइम हो चुका है। वहीं लैन के जितने भी गार्ड्स थे वो पहले विंग को समझ नहीं पाए कि आखिर ये पर्सन कौन है, पर धीरे से उनको रियलाइज़ हुआ कि ये पर्सन तो वही है ना जो लैंस के साथ आया था और साथ में आज सुबह ही बाहर गया, तो वो विंग को अंदर आने देते। वहीं विंग जल्दी से उस कैट को लेकर एक गार्डन में जाता है। गार्डन में जो पाइप था उससे उस कैट को साफ करता है और फिर अपने आप को भी साफ करता है। उस कैट को टॉवल से वाइप करता है और अपने हाथ पैर को भी अच्छे से धोता है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहे थे और मतलब बहुत ज़्यादा ही अजीब सा स्मेल नहीं आता नालियों का, वैसा ही विंग और उस कैट के बॉडी से आ रहा था। वो दोनों ही मतलब विंग उस कैट को लेकर अंदर आ रहा था। वांग जी, लैनी और चैंग हॉल में बैठे हुए थे, तभी लैनी कहती है ये कितना गंदा बास कहाँ से आ रहा है। ये बोलकर वो तीनों ही अपने नोज में हाथ रख लेते हैं। तभी चैंग कहता है
तुम इस कैट को कहाँ से लेके आए हो? ये बोलते हुए ही वो तीनों का ध्यान विंग के हाथ में उस कैट पे जाता है। विंग बताता है कि वो मम्मा को बताकर बाहर गया हुआ था। ये सुनकर लैनी कहती है, हमें कोई भी मतलब नहीं है, तुम कहीं भी जाओ, पर तुम ढंग से जाना, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो तुम्हारी हेल्थ का, पर अगर कहीं पर बाहर में कुछ एक्सीडेंट हो गया तब हमें कैसे पता चलेगा? ये सुनकर वो विंग को डांटने लग गई थी। वहीं चैंग कहता है, वैसे भी हम तुम्हारे लिए वरी नहीं है, वैसे भी तुम्हारे ऊपर ध्यान देने के लिए हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। ये सुनते ही विंग ने अपना सर नीचे कर लिया था। तभी लान वांगजी कहता है, इस कैट को खिलाने के बाद बाहर छोड़ देना। बोबो को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी दूसरा कैट हमारे घर पे आए। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और वो सैडली इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर विंग अपने रूम में जाता है। वो अपने कपड़ों को फ्रेश करता है, मतलब अपने आप को फ्रेश करता है, कपड़े बदलता है और फिर वो उस कैट को देखने लग गया था। वो उस कैट को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो कैसे इस कैट को इतनी रात में अकेला छोड़ दे, इसीलिए वो मम्मा के सहारे उस कैट को सीक्रेटली स्टोर रूम में रख देता है और फिर वो अपने आप को उस काउच में लेटकर सोचने लग गया था कि क्या मतलब है उनका, अपना हेल्थ का ख्याल रखो, आखिर मेरे हेल्थ को हुआ क्या है? मदर मदर इन लॉ मुझसे इतना रूड क्यों होती है? क्या उन्होंने मुझे खुद से एक्सेप्ट नहीं किया था? और जैंग जैंग, वो भी मुझे पसंद नहीं करते। और मैडम यू, सब मैडम यू को मेरी मदर क्यों कह रहे हैं? मैडम यू और मैंग्यो गए कहाँ हैं? और मैंने तो उन्हें कॉल करने का ट्राई किया ना, पर उन दोनों ने भी कॉल नहीं की उठाया। और अब तो मेरा फ़ोन ख़राब भी हो चुका है, अब मैं उन्हें कॉल भी नहीं कर सकता। ये बोलकर वो एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर वो वहीं पर सो गया था। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लैन चिंगेंजुन उसी टेंपल में जाते हैं जहाँ पर सॉन्गलैन रहता है। हमारे चिंगेंजुन सॉन्गलैन के पास बैठे हुए थे। तभी वो कहते हैं, मास्टर सॉन्गलैन, ये मेरे बेटे का हॉरोस्कोप है, प्लीज़ इसे चेक कीजिए। ये सुनकर सॉन्गलैन उससे चेक करता है और कहता है, आई थिंक एक दो सप्ताह पहले ही दो लोग थे ना जो इसी हॉरोस्कोप के साथ मेरे पास आए थे, क्यों सही है ना? ये सुनकर चिंगेंजुन कहते हैं, हाँ, आपने कहा था कि इस इंसान की शादी जिससे भी होगी वो मर जाएगा। ये सुनकर सॉन्गलैन कहता है, हाँ। तभी चिंगेंजुन बताने लग गए कि कैसे कैसे लैनी और चैंग ने हमारे विंग के साथ शादी तय कर दी, मतलब कि कैंसर पेशेंट समझकर वांगजी के साथ शादी तय कर दी। और अब मुझे पता चला है कि वुशियान कैंसर पीड़ित नहीं है और उन्होंने, मतलब कि मैडम यू ने हमें ट्रिक किया है। ये सुनकर हमारा सॉन्गलैन पूरा केयरफुली ये सब सुन रहा था। तभी सॉन्गलैन कहता है, क्या उस ओमेगा का हॉरोस्कोप तुम्हारे पास है? ये सुनकर हमारा चिंगेंजुन अपना सर हिलाता है और फिर वो उसे हमारे विंग का जो कुंडली था वो दिखा देता है। असल में चिंगेंजुन ने विंग की सारी सच्चाई पता की है, तो उसे हमारे विंग का जो कुंडली है वो भी पता चल गया था। तो वो हमारे विंग का कुंडली लेकर हमारे शॉन्गलैन को दिखाता है। शॉन्गलैन विंग का कुंडली देखता है और कहता है, विश, अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा रेयर है। इसका तो डेस्टिनेट पार्टनर होता है और ऐसा डेस्टिनेट पार्टनर होता है कि वो कभी भी उससे अलग नहीं हो पाता। ये तो मून रैबिट का सिंबल होता है। मून रैबिट चाइनीज़ राशि का एक एनिमल होता है और वो बहुत ज़्यादा ही गुड लक लेके आता है। आप लोग तो बहुत ज़्यादा लकी हो जो इस पर्सन के साथ आपके बेटे की शादी हुई है। ये बोलने के बाद सॉन्गलैन वांगजी और विंग का हॉरोस्कोप मैच करके देखते हैं और दोनों का हॉरोस्कोप मैच कर जाता है, जिसे देखकर हमारा सॉन्गलैन कहता है, एक ऐसा धागा जो दो किस्मत के दो इंसानों के बीच बंधा होता है पर वो किसी को दिखाई नहीं देता, और इन दोनों के बीच में ऐसा ही धागा है जो कभी भी टूट नहीं सकता। ये सुनकर हमारे चिंगेंजुन कहते, मैं समझ नहीं पाया। तभी सॉन्गलैन कहता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों डेस्टिनेट पार्टनर है, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप देखो, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर चिंगेंजुन कहते हैं, इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया, फाइन का मतलब क्या है? ये सुनकर सॉन्गलैन उसे छोटा सा स्माइल देते हैं। सॉन्गलैन कहते हैं, इन दोनों का हॉरोस्कोप हेवन ने बनाया है, उन दोनों ने इसे सोलमेट बनाया है। ये आपके बेटे का हॉरोस्कोप है, कुंडली है। पहले इसमें लिखा हुआ था कि जिससे भी इसकी शादी होगी वो मरेगा, बट उसके सोलमेट के अलावा उसका जब सोलमेट की उससे शादी होगी
तब उसको साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुनकर चिंगेंजुन कहते, इसका मतलब है विंग और मतलब वुशियान और वांग जी सोलमेट है, तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया ये सब। ये सुनकर सोंगलेन कहता है, सोलमेट बहुत हजारों सालों पहले हुआ करते थे और आज के समय में देखोगे तो आपको 1000 लोगों में से गिने चुने 1-2% का ही सोलमेट होगा। और इतने बड़े दुनिया में आप किसे ढूंढते रहोगे आपके बेटे के लिए सोलमेट। और वैसे भी सोलमेट हेवन से बन के आता है, वो उसका डेस्टिनी पार्टनर होता है और डेस्टिनी पार्टनर मिलना बहुत ज़्यादा ही लक की बात होती है। और लक किसका काम करेगा किसका नहीं वो तो हमें नहीं पता, और सोलमेट को ढूंढने में आपको बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा। किसी किसी का सोलमेट तो उसके मरते दम तक नहीं मिलता, तो मैंने इस बारे में बताया नहीं था। ये सुनकर चिंगेंजुन कहते, विवुशान वांगजी का सोलमेट है, तो उसके साथ मतलब वो मैरिज के दिन इंजर्ड क्यों हुआ था। ये सुनकर सोंगलन बताता है कि तुम्हारे सन के हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है जिसके साथ वो शादी करेगा वो मरेगा, भले ही उसका सोलमेट क्यों ना हो, पर उसका डेंजर तब जाएगा जब वो दोनों ही अपने मैरिज को कंज्यूमेट करेंगे। मतलब कि आप समझ गए ना। ये सुनकर लैन चिंगेंजुन अपने सर हिलाकर बोलते हैं, मैरिज को कंज्यूमेट करना है, उसके बाद कुछ ज़्यादा घबराने की बात नहीं होगी ना। ये सुनकर हमारा सॉन्गलैंड कहता है, अब मैं इसे करेक्ट तो नहीं बता सकता क्योंकि लाइफ का क्या है वो अप डाउन होता ही रहता है। ये सुनकर हमारे चिंगेंजुन उसे ग्रीट करते हैं और अपने हैवी हार्ट के साथ उठकर वहाँ से चले गए थे। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन भरे हुए थे, पर उन्होंने जो अभी सुना वो उस पे बात पे बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। अब हमें सीन शिफ्ट करके सी चैन और चैंग का सीन दिखाया जाता है। वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहे थे थाईलैंड, और वो 2 सप्ताह के बाद वापस आने वाले थे। लैन सिचैन, लैनी और वांग जी उन्हें गुड विश कर रहे थे कि वो सेफ जर्नी करे, और वो वहाँ से मतलब लैन मैंशन को छोड़कर चले गए थे। तभी चिंगेंजुन मतलब लैन किरैन हमारे लैनी से पूछते हैं कि चिंगेंजुन कहाँ है। ये सुनकर लैनी बताती है कि उन्हें कुछ अर्जेंट मीटिंग था तो वो वहाँ चले गए हैं। ये सुनकर लैन कुरैन कहते, ओ और वुशियान का क्या, 4 दिन हो चुके हैं, उसकी मदर क्यों नहीं आई अभी तक। ये सुनकर लैनी अपना सर नीचे करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता फादर। ये सुनकर वांगजी कहता है, वो मेरे पास आने का ट्राई कर रहा है। ये सुनकर हमारी लैनी विंग को कर्ज करती है। तभी वांगजी कहता है, मदर आप फिक्र मत करो क्योंकि मैं उस अगली ओमेगा के प्यार में तो नहीं पड़ सकता, सी चैन ही सिर्फ मेरे माइंड में है। लैन कुरैन जब ये वांगजी का कन्वर्सेशन सुनते हैं तो वो सीरियस टोन में कहते हैं, वांगजी हर ओमेगा को अपने अल्फा का अटेंशन चाहिए रहता है। ये सुनकर लैनी कहती, बट फादर वो सिर्फ पेपर में मैरिज है। ये सुनकर लैन कुरैन उसकी तरफ घूर के देखते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई भी उनके बात को काटे। लैन कुरैन उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलते हैं, उसे 4th स्टेज का कैंसर है, वो सिर्फ 2 या 3 महीने का ही मेहमान है, और तुम इस तरह से उसे स्ट्रेस मत फील करवाओ। उसे नॉर्मल पीपल की तरह ट्रीट करो। उसे सैडनेस, डर, गुस्सा और डिप्रेशन से दूर रखो। ये बोलकर वो उन दोनों को देखता है घूर के। वांग जी और लैन ये सुनने के बाद थोड़ा सा विंग के लिए पैथेटिक फील कर रहे थे। वहीं लैन कुरैन कंटिन्यू करते हुए कहता है, उसे मेंटली सपोर्ट करना होगा, शायद तक उसकी मदर ने उसे अबैंडन कर दिया है। ये सुनने के बाद लैनी उसके बात को फिर से काट कर बोलती, नो 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 फादर, वो उसे ऐसे कैसे छोड़ सकती है, वो जरूर वापस आएगी। पर हमारे लैन कुरैन उसे इग्नोर करके वांगजी से कहते हैं, वांगजी वो तुम्हारा स्पाउस है, तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, वो तुम्हारा पार्टनर है। अब तुम्हें उसके खुशी में दुख में हमेशा ही उसके साथ रहना चाहिए। और सिंचन का क्या है, वो सिर्फ तुम्हारा फियांसे था, ना कि तुम्हारा पार्टनर, पर विभूषण तुम्हारा पार्टनर है। तुम्हें सिंचैन को भूल जाना चाहिए और विभूषण के साथ मूव ऑन करना चाहिए। तुम्हें अपने स्पाउस को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसकी लाइफ को ऐसे मतलब जाने नहीं देना चाहिए। तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। हमारे लैनकुरैन जानते हैं कि ये दोनों ही सिर्फ मैरिज पेपर में किए हैं, पर वो डॉक्टर है, और जब भी कोई पेशेंट कैंसर से पीड़ित होता है तो हमारे लैनकुरैन के लिए उनके दिल में मतलब अपने पेशेंट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ जाती है। उन्हें भी पता है
कि कैंसर पीड़ित इंसानों को कितना ज़्यादा पेन सहन करना पड़ता है, कितना ज़्यादा उन लोगों को टॉर्चर करना पड़ता है, मतलब कि कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। सर्जरी का टॉर्चर, उसके बाद सारे लोग उसे निग्लेक्ट कर देते हैं, उसकी कैंसर ट्रीटमेंट करना पड़ता है, कितने सारे मेडिसिन करना पड़ता है, कितने सारे मतलब कितने सारे उन लोगों को इलाज करवानी पड़ती है। उसके बाद भी उनका जान बचने का कुछ ही % चांस रहता है, और इसमें भी अगर उनकी फैमिली वाले उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको कितना ज़्यादा दुख होगा। लैन कुरैन ये जानते हैं क्योंकि वो एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके पास हज़ारों ऐसे केस आते रहते हैं। उन्होंने कई लोगों को देखा है कितने पेन में, और उनके सामने ही विवश-शान है, तो वो फिर से ऐसा कोई दोहराना नहीं चाहते, इसीलिए वो वांग जी को बोल रहे हैं। वहीं लैन कुरैन की बात सुनकर लैनी गुस्से में बोलती है, फादर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मेरा बेटा इतना हैंडसम होने के बावजूद भी उस अगली, उस लो क्लास ओमेगा को अपना स्पाउस बनाए, उसको अपना पार्टनर बनाए? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। ये बोलकर वो लैन कुरैन को देख रही थी। वहीं लैन कुरैन उसकी तरफ शार्प लुक से देखते हुए कहता है, लैनी वो अगली नहीं है, बट तुम्हारा हार्ट है अगली। किसी का फेस अगली या ब्यूटीफुल नहीं होता, बट उसका दिल, उसका माइंड होता है ब्यूटीफुल अगली। ये सुनकर हमारी लैनी कुछ बोल पाती कि उन दोनों के बात को हमारे लैन चिंगेंजुन इंटरप्ट करते हुए कहता है, कभी भी किसी भी पर्सन को उसके लुक से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता उस अगली फेस के अंदर एक ऐसा ब्यूटीफुल सोल छुपा हो जो किसी के पास ना हो। ये बोलकर वो लैन मेंशन के अंदर आ रहे थे। वो ये सब बातें सुन चुके थे। वहीं लैनी जब देखती है कि लैन चिंगेंजुन कैसे लैन कुरैन और विंग का सपोर्ट करे, तो वो और भी ज़्यादा गुस्से में हो गई, और वो कहती है, तुम लोगों के प्रिंसिपल को मुझ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने सिर्फ सिंह चैन को ही अपना सन इन लॉ माना है, और मैं उसी को ही वांग जी का स्पाउस बनाऊंगी। समझ गए? ये बोलकर वो उन्हें गुस्से में देख रही थी। उनके निगाह में ऐसा था कि चिंगेंजुन तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। ये देखते हुए, इस लुक से देखते हुए वो वहां से निकल गई थी। वहीं लैनी का ऐसा बिहेवियर लैन कुरैन को पसंद नहीं आया, और वो भी गुस्से में वहां से चले गए थे। तभी लैन चिंगेंजुन वांग जी के शोल्डर पे अपना हाथ रखते हुए बोलते, वांग जी क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करते हैं। तभी लैन चिंगेंजुन कहते हैं, बाय द वे, अगर कभी ऐसा हो जाए कि वो श्यान कभी 6 महीने के बाद मरे ना, क्या तुम वुशियान को अपना ओमेगा एक्सेप्ट करोगे और उसके साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करोगे? ये सुनकर हमारा वांग जी अपने इरिटेट होकर अपने बालों को रफल करता है और कहता है, फादर नो वे, मैं शिंग चैन के साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड करूंगा। मैंने कितने सारे ड्रीम बना रखे हैं उसके साथ। ये बोलकर वो अपने फादर की तरफ बिना देखे ही वहां से निकल गया था। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है वुशियान की तरफ का सीन। वो अपने रूम से बाहर आता है। उसे रूम के बाहर या बोल तो उस पूरे मेंशन में ही कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारा विंग लेट से उठा है, तो वो देख भी नहीं पाता किसी को, क्योंकि सारे लोग तो अपने अपने काम में चले गए हैं ना। फिर वो बोबो को देखता है, पर आज बोबो भी उसे मिल नहीं रहा था। फिर हमारा विंग किचन में जाता है। किचन में मेड उसे खाने के लिए देते हैं। खाना खाने के बाद वो उस कैट को जो उसने लाया था वो उसे देखने के लिए वहाँ चला गया था। उसने उस फीमेल कैट का नाम जैनी रखा हुआ था। हमारा विंग उस कैट को बुलाता है। वो कैट भी हैप्पीली वहाँ कूदते हुए विंग के पास आती है। विंग उसके सर को पैट करते हुए बोलता है, सो क्यूट। ये बोलकर वो उसे पैट कर रहा था। तभी वहां पर हमारा बोबो भी जंप करते हुए आता है। बोबो भी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था अपने प्लेमेट को देखकर, क्योंकि यहाँ पर उसे कोई मिलता ही नहीं था खेलने के लिए, क्योंकि सारे लोग तो यहाँ से अपने अपने काम में निकल जाते थे ना, इसीलिए हमारा बोबो बहुत ज़्यादा खुश था। हमारा विंग बोबो से कहता है, बोबो ये जैनी है, तुम्हें ये कैसी लगी? तुम क्या इसे फ्रेंड बनाओगे? वहीं जैनी को देखकर हमारा बोबो बहुत ज्यादा उसके लिए ऑब्सेस्ड हो गया था। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर अपने सर को वो जैनी के नेक में रब करने लग गया था, जिसे देखकर जैनी सीधा उछलकर विंग के गोद में आ गई। वहीं बोबो भी विंग के गोद में ही उछलकर आ गया और वो जैनी के फर पर अपने सर को रब करने लग गया, जिसे देखकर जैनी डर रही थी। वहीं विंग जैनी के फर को सहलाते हुए कहता है, जैनी बोबो है। ये बोलकर वो बोबो को इंट्रोडक्शन करवाती है। जैनी म्याऊ कहती है, वहीं बोबो भी म्याऊ कहता है। दोनों को देखकर हमारा विंग अपने मन में सोचता है, ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे।
ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और फिर उन दोनों को अपने एक-एक हाथ में लेकर वो ज़ैनी को बात करवाने के लिए रूम में लेके जाता है। वहीं हमारा बोबो भी उसी बाथटब में कूद जाता है। वो दोनों ही मस्ती कर रहे थे। वहीं विंग कहता है, वाओ! बोबो तो कितना ज़्यादा फ्रेंडली है, पर इसका मास्टर नहीं। ये बोलकर वो मुँह बनाता है। वहीं विंग उन लोगों को बात करवाने के बाद अपने बेड पे लाता है, उन दोनों को साफ करता है और फिर उन दोनों को उसके बास्केट में आराम करने के लिए छोड़ देता है। बोबो और ज़ैनी बहुत क्यूटली तरीके से सोए हुए थे, जिसे देखकर विंग मुस्कुराता है। हे एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।